हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया है। 71 खरब 37 अरब रुपए का ये बजट, जिससे बहुत तवक्कुआत हैं, क्योंकि कोरोना ज़्यादा मईशत है। ना सिर्फ मईशत को थोड़ा संभाला देना है, बल्कि जो अवाम है कोरोना के सताए हुए, क्योंकि कहा जा रहा है गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो हुकूमत को साथ साथ उसको भी लेकर चलना है। अब देखना ये है कि ये जो बजट है इसमें कितना रिलीफ दिया गया है, खुसूसन अवाम के लिए और कारोबारी हजरात दोनों के लिए। हुकूमत दावा तो ये कर रही है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो अभी सिस्टम है उसके ऊपर थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ ही साथ ये बताना है मुशीर ख़जाना का कि 2100 अरब कोरोना के तदारुक के लिए इस बजट में रखे गए हैं। नैब के बजट में इजाफा किया गया है। ये फैसला किया गया है कि जो तनख्वाहदार और पेंशन लेने वाले हजरात थे उसकी जो वो थी अमाउंट थी उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, यानी ना तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी ना ही पेंशन्स बढ़ेंगी। नैब के बजट में इजाफा किया गया, पहले 65 करोड़ था, अब इसको 5 अरब से बढ़ा दिया गया है। दिफाई बजट में भी इजाफा किया गया है। बार बार इसके ऊपर हम बात करेंगे, स्टैट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करेंगे। अपोजिशन ने इसको मुस्तरद किया है, कहा है जी IMF ज़्यादा बजट है और हुकूमत ने कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया। अब अपने एनालिस्ट से हमने सवाल कुछ यूँ रखा है कि वो इस बजट को कैसे रेट करते हैं। 1 से 10 तक की उनके पास ऑप्शन हैं, ऑब्वियसली 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा। मज़हर अब्बास साहब, क्या रेट करेंगे? मैंने तो आपसे कहा था मुझसे आखिर में कीजिएगा, आपने सबसे पहले कर दिया। सबसे पहले करेंगे आज हम। देखिए, वो हबीब जालिब ने बहुत पहले कहा था, वो जब ऐलान करते हैं बजट का आवाम का ही हो जाता है झटका। तो आम तौर पे लोग तो बजट को जितना सीरियसली लेते हैं वो हम सबको पता है। मैं कोई ज़ाहिर इकनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इसको उस लिहाज से रेट करूँ, लेकिन मुझे ये एक अबूरी बजट नज़र आता है। जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना की, उसमें इस चीज़ के कवी इम्कान है कि एक और बजट आएगा, इसलिए कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी नहीं नज़र आ रही। इसमें जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ही ख़राब होती नज़र आ रही है। जैसे अपोजिशन भी कह रही है कि मिनी बजट आएगा, लेकिन अपोजिशन की एतराज़ को तो मैं नहीं इतनी अहमियत देता, इसलिए कि पहली चीज़ ये कि अपोजिशन कोई अपना भी तो कोई शेडो बजट देती, यानी बजट से पहले कोई बजट देती, ऐलान करती कि इन चीज़ों में रिलीफ दें। उनका प्रोटेस्ट भी मुझे नहीं समझ में आया उनका। देखिए, हमें अपना कुछ अंदाज़े सियासत बदलना पड़ेगा, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, चाहे वो बजट सेशन हो या और सीरियस इश्यूज़ हों। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीचेस कर सकते हैं आप जवाब में, लेकिन बजट एक नेशनल चीज़ होती है। और ये सिर्फ आज की अपोजिशन की बात नहीं है, जब इमरान खान अपोजिशन में थे जबकि भी बात है, उससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में। इसलिए कि बजट को हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए, इसमें मुझे नज़र ये आ रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को, कंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। लेकिन बिल्डर्स पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में, मतलब अगर हम 15-20 साल देखें, उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ऊपर आई है, लेकिन उसमें जो बिल्डर्स हैं उसने एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है। और जिस तरह हम शुगर माफिया के बारे में कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, इसी तरह बिल्डर्स माफिया भी हर जगह मौजूद है, और उनको आपने बड़ा मेजर रिलीफ दिया है। हो सकता है कि इसका फ़ायदा हो, लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलेगी, लेकिन कभी इस इंडस्ट्री को माइन्यूटली देखें तो आपको पता चलेगा कि खरबों की ज़मीनें जो हैं वो कौड़ियों के एवज़ बेची गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो क्राइसिस है, आप देखें कि पेट्रोल से जो रिलीफ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है कि पिछले 8-10 दिन में पेट्रोल कैसे गायब हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वो की कि जी बड़े एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक तो कोई एक्शन कहीं भी नज़र आता इसमें। उमर अयूब ने कहा था 3 दिन में करके दिखाऊंगा आपको, आज तीसरा दिन है गालिबन। हाँ, लेकिन इसलिए हमें एक गवर्नमेंट को एक मार्जिन ऑफ एरर तो देना पड़ेगा। कोरोना की वजह से ये जो सूरत हाल बनी है, उसमें एक टफ बजट आना था, उसको सामने रखते हुए जो सूरत हाल है वो इतनी, जो बजट अनाउंस हुआ है अपेरेंटली, जिसको मैं अबूरी बजट कह रहा हूँ, उसमें अपेरेंटली उसको अगर सामने रख के देखें तो इसके अलावा चॉइस शायद गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जिस तरह उन्होंने खुद ही कहा कि पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है।
जिसमें नैब के अफसरान और दीगर अफसरान के बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है। यानी एक तरफ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं कर रहे, पेंशन्स में पेंशनर्स की उसमें इजाफा नहीं कर रहे, लेकिन पिछले एक साल में जो इजाफा किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको आप लीगलाइज कर रहे हैं। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो बजट है खुसूसन इसलिए अहमियत का हामिल था क्योंकि कोरोना वैसे ही मईशत को और लोगों को मुतासिर कर रहा है। तो बेनज़ीर इस दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि महंगाई बढ़ रही है, वैसे ही लोगों के ऊपर कोरोना की वजह से बर्डन है, तो कुछ खास गैर मामूली उनको रिलीफ दिया जाता। हमारी कल माहिरीन से भी बहुत से बात हुई, आप भी यकीनन आपके एक्सपर्ट से बात हुई होगी, शेयर कीजिएगा क्या वो रिलीफ, वो गैर मामूली रिलीफ या सहूलियात जो आवाम को कोरोना की मद में मिलनी चाहिए थी, वो इस बजट में कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं? अलीना, मुझे तो, मैं आपको सच बताऊं, मुझे वैसे बजट की वैसे इतनी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन एक चीज जो मैं देखना चाहती थी जब ये बजट आया वो ये था कि हेल्थ का या सेहत के शोबे का बजट कितना रखा जाएगा। और जब बजट आया सबसे पहली चीज जो मैंने ढूंढी वो ये थी कि जो सेहत के शोबे के लिए बजट है वो कितना है। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, बजट के डॉक्यूमेंट में, कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 130% इजाफा किया गया है हेल्थ के बजट, 130%। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, मैंने कहा 130% इजाफा हुआ है, हो सकता है ये बल्कि पहली हुकूमत होगी जो सेहत के शोबे को इतनी अहमियत दे रही है। शायद हमारा किबला दुरुस्त हो रहा है। फिर मैंने क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे बजट के बारे में इतना नहीं पता, तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहती थी। तो मैंने एक दो इकोनॉमिस्ट से बात की, उनसे मैंने पूछा कि ये देखिए 130% हमारा बजट डबल से भी ज्यादा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। जब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में डाला तो फिर समझ आती है कि एक्चुअली हुआ क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारा हेल्थ का बजट है डबल हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे जब जीडीपी का परसेंटेज हम देखें उसका, तो वो है 0.06%, मतलब 1% से भी कम हमारा अभी भी हेल्थ का बजट है। अच्छा, दूसरी तरफ हम WHO वैसे कहता है कि जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो बजट या स्पेंडिंग होनी चाहिए, जो हेल्थ के लिए खर्चा होना चाहिए, वो 5% से ज्यादा होना चाहिए। हमारा 0.0% है। मैं सिर्फ इस बात पे एंड करूंगी कि एक ही हम अभी जंग लड़ रहे हैं और वो कोरोना वायरस के खिलाफ। ठीक है, और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। हम जितना भी एक छोटी सी चीज में एक और कॉन्टेक्स्ट की मैं बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं बजट का डॉक्यूमेंट देख रही थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हमारा ज्यादा बड़ा बजट है, सेहत के शोबे के लिए हमारा उससे कम बजट है। ठीक है, ये सूबाई टॉपिक है, ये सूबे अब फैसला करेंगे उन्होंने हेल्थ बजट कितना देना है, लेकिन ये डायरेक्शन जो होती है ना वो वफाक से आती है। और पंजाब में तो आपको पता है कि कोई फैसला होता ही नहीं है जब तक वजीर आजम उस फैसले पे वो आपको डायरेक्शन ना दे या आपको इजाजत ना दे, तो यहाँ पे फैसला नहीं होता। अभी भी एक मीटिंग हो रही है वजीर आजम के साथ कि लाहौर में दो हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। मतलब पंजाब हुकूमत पंजाब में फैसले खुद नहीं कर सकती जब तक वजीर आजम मंजूरी ना दे। लेकिन बेनज़ीर, पंजाब से तो ये भी खबरें आ रही थी कि क्वारंटीन सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं जो बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं उनके लिए, और ये सब कुछ। तो फिर क्वारंटीन सेंटर चला के वो क्या करेंगे? जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको आप रख तो रहे नहीं है क्वारंटीन सेंटर में, तो वो क्यों बिजली का बिल दें, वो क्यों क्वारंटीन सेंटर चलाएं? आप उनको कहते हैं जाएं, आप घर जाएं। 2 दिन बाद उनका टेस्ट का रिजल्ट आता है। अब वो 2 दिन में कितने लोगों में वो, और 2 दिन टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले तो उनको घर भेज दिया जाता है। इसमें एक अहम बात यह है कि अगर जब क्योंकि किफायत शायरी की वजीर आजम भी बहुत बात करते हैं। पंजाब में जो टोटल पैसेंजर्स बताए गए थे वो थे 11,000 जो 1 जून से लेकर अब तक आए हैं, और उसमें से कोई 120 थे जो पॉजिटिव आए थे। आज जो नंबर दिया है वो कम हो गया। मज़हर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जल्दी से मज़हर साहब, फिर मैं वडी साहब की तरफ बढ़ूंगी। देखिए, किफ़ायत शारी की वज़ीर आज़म भी बहुत बात करते हैं, अहमद अज़हर साहब भी बहुत बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किफ़ायत शारी में हमारी फ़ौज ने हमारी बड़ी मदद की, सारी चीज़ें की। अगर ये कैबिनेट का साइज़ आप उठा के देख लें, इस साइज़ को 50% कट कर देते हैं वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट को, पंजाब कैबिनेट को, KP कैबिनेट को, इवन सिंध की कैबिनेट। इतनी मिनिस्ट्रीज की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है जितनी मिनिस्ट्री। अच्छा, वैसे मुशीर ख़जाना ने बार बार ये कहा है कि हमने जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको कम किया है। 11% की उन्होंने एक वैल्यू दी है, जिससे हमने पिछले साल से जो एस्टिमेट्स थे उससे कम किया है। भट्टी साहब, आपकी तरफ ये पॉइंट लेके आएंगे। एक तो ये, दूसरा अपोजिशन ये कह रही है कि जी ये IMF का बजट है, ये IMF की ईमा पे बनाया गया है, नंबर्स का हेर फेर है।
आपके पास बड़ी इनसाइड न्यूज़ होती है, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? कुछ शेयर करें ना हमसे। मैडम शेख, इनसाइड न्यूज़ तो हैं, लेकिन आज मुझे बजट पे रखने दीजिएगा। मंडे को आपको बड़ी मज़े की 3-4 चीज़ें बताऊंगा। अगर हम इस बजट को आज, मेरा बिल्कुल भी मवाजना करने को दिल नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा ये मैं अभी आप बताता हूँ, मगर पहले नंबरिंग दे दूँ कि पूरी दुनिया का मुआशी बहरान है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, बेताशा आबादी है, बेपैंदी की मईशत है और सवा सत्यानाश इदारे हैं। तो बाकी करंट अकाउंट खसारा जो है 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक वो लाए हैं, और छोटी मोटी एफर्ट्स तो 5 नंबर मेरी तरफ से। लेकिन ये मैं आपको बता दूं मैडम शेख कि ये मैं मवाजना क्यों नहीं करना चाहता। पहली बात, ये पीटीआई का बजट नहीं है, बस पीटीआई ने पेश किया है। आवाम का बजट नहीं है, बस पाकिस्तान में पेश हुआ है। ये आईएमएफ का बजट है, फुल स्टॉप कामों के साथ। बनवाने वाले आईएमएफ वाले और बनाने वाले आईएमएफ वाले, हफीज़ शेख, रज़ा बाकर और बाकी छुपे हुए। बेबसी इतनी कि 10% तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सके आईएमएफ के आगे, पाँव पड़ गए थे, उन्होंने कहा नहीं बढ़ानी। दूसरी बात कि ये क्यों नहीं मैं मवाजना करना चाहता, बजट पर वहाँ मवाजने होते हैं या तवज्जो देनी चाहिए जहाँ साल में एक बजट आता हो। यहाँ अभी इस साल 4 बजट और आने हैं, जहाँ हुकूमतें झूठ ना बोलती हों, मुनाफकत ना करती हों, चीज़ें ना छुपाती हों, जहाँ आवाम में इतना शऊर हो कि वादा खिलाफी पर हुकूमत से का एहतसाब कर सके, और जहाँ का सरमायादार, सनतकार, ताजर, माल वाले, चोर, बेईमान, डाकू ना हो, टैक्स देते हों। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। तीसरी बात यह है कि क्यों नहीं मवाजना करना चाहता, जहाँ वहाँ क्या बजट की मैडम शेख अहमियत के जहाँ पिछले साल के तमाम अहदाफ अधूरे हैं, जहाँ आबादी ऐसी कि 1 कमाने वाला 10 खाने वाले, जहाँ हर शोबे का सवा सत्यानाश हो चुका, जहाँ अब तरक्की के सारे अहदाफ, मैडम शेख ये ज़रा गौर से सुनिएगा, तरक्की के सारे अहदाफ कोरोना से मंसूब कर दिए हैं। मतलब कल कोरोना जिम्मेदार है हमें तरक्की ना होने का, और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, और कोरोना 2500 अरब से 3000 अरब का नुकसान कर चुका है। टिड्डी दिल फसल नाच रही है जहाँ, और वहाँ क्या मैं बजट का मवाजना करूँ जहाँ 15 बड़ी सनतों में से 11 की पैदावार मनफी है, जहाँ कर्जे 43,000 अरब को छू रहे हैं, जो जीडीपी का 98% है। 98% पहले जब इमरान खान आए थे तो 80% थे। 30,000 कर्जा लिया है 22 महीनों में, 43,000 अरब। यानी जरदारी हुकूमत रोजाना 5 अरब लेती थी, नवाज हुकूमत 8 अरब लेती थी, इमरान हुकूमत रोजाना 18 अरब ले रही है। मतलब अब मैं, महमल, बेनज़ीर, मजर साहब और आप नहीं, आप तो खैर नहीं, बाकी सारे 2 लाख मैं तो न्यूट्रल हूं भाई। हैं। और मैडम बस मैडम स्पीकर क्योंकि बना के रखनी है आपसे। अच्छा मैडम स्पीकर, वहाँ क्या मैं बजट का मवाजना करूँ जहाँ फीकस आमदनी 1652 डॉलर से 1153 डॉलर पर आ गई है, जहाँ शरह नमू थी 5.8 और अब आ गई है 0.38, जहाँ बजट खसारा 2300 अरब से बढ़कर 4300 अरब, जहाँ गर्दिशी कर्जे 1200 अरब से 2000 अरब। ठीक है। सरमाया अच्छा, ये इनका दूसरा बड़ा एजेंडा था इस्लाहात। सरकारी इदारों में ऐसी इस्लाहात हुई हैं कि पहले 1400 अरब का नुकसान हो रहा था, अब 2800 अरब का नुकसान हो रहा है, और कर्जों का सूद 3000 अरब है, और वफाकी तरक्याती बजट और सूबों का मिलाकर 1324 अरब है। लेकिन 22 खरब कर्जा लेकर 12.25 खरब कर्जा वापस करना अव्वलीन तरजीह है। और जबरदस्त भट्टी साहब, आपने हमाद अज़हर साहब की तकरीर पूरी की पूरी सुनाई है। आखिरी बात मैडम स्पीकर, हमाद अज़हर साहब की अगर आपने सुन ली है तो आप मेरी भी जल्दी से भट्टी साहब, बड़ा टाइम कम है हमारे पास। आखिरी बात वहाँ बजट की क्या अहमियत मैडम शेख है, मेरे वाल भी वेख मैडम शेख, क्यों इतना गुस्सा करती हो, जहाँ मिलों सनतों वाले रज़ाक दाऊद के हाथ में मिलों सनतों के अलावा ज़रात का बेड़ा गर्क करना भी लिखा हो, जहाँ शुगर माफिया हुकूमत कर रहा हो, किसान रुल रहा हो, जहाँ मुल्क में आयल बुरान हो, आयल का कारोबार करने वाला नदीम बाबर भी हो,
जहां दवाइयों का घपला कुछ ना बना, तंबाकू माफिया रिलीज ले चुका, निजी बिजली घर डाकों पर कुछ ना हुआ, आटा गंदम बिजली मजे कर रहे, चीनी जुल्म करने वाले मजे कर रहे, जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है और हर उल्लू दूसरे उल्लू को बेवकूफ बना रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 शेर सुन ले आखिर पे। दुद्धा दे राखी बिल्ले, मैडम स्पीकर पंजाबी आपको मैडम शेख आंधी तुसी अर्ज करो। अच्छा, दुद्धा दे राखी बिल्ले ते चोर चौकीदार, अमलू कोरे कागज ते पंगियां दी भरमार, 22 सालां दियां गल्लां ते 22 महीनियां दी कमाई, मंजिल ते अप्पड़ के मंजिल भुल्ली मेरी शेख चिल्ली सरकार। ठीक है। अच्छा महमल, हम जब ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन ने भी तो कोई एफर्ट नहीं की, कोई तजावीज़ नहीं पेश की, इस दफ़ा कोई शैडो बजट भी नहीं आया, तो फिर व्हाट डज़ इट अकाउंट फॉर? देखिए लीना, मैं पहले तो आपके सवाल पे आती हूँ कि रेटिंग 1 से 10 में मैं इस बजट को क्या रेटिंग दूँ, जबकि ये रियल बजट है ही नहीं। जो टारगेट्स इस बजट में दिए हैं वो एक भी दुरुस्त नहीं है। इन्होंने पहला टारगेट दिया कि जी जीडीपी की जो तरक्की की शरह वो 2.1 होगी, फिर कहा महंगाई 6.7 है, फिर कहा जी टैक्स का जो इजाफे का टारगेट है वो 27% है। अब तरक्की और महंगाई के बीच में टैक्स का इजाफा 27% कैसे होगा? क्योंकि आप देखें कि टैक्सेस जो हैं वो सबसे ज्यादा तो इंडस्ट्री देती है। इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने कहा है कि उसकी जो तरक्की की जो इजाफे की शरह है वो 0.1 है। तो जब 0.1 पे इंडस्ट्री कर रही होगी तो फिर आप मुझे बताएं कि 27% आप टैक्स किस तरह से लेंगे? एग्रीकल्चर और बाकियों को इन्होंने ज्यादा उसमें रखा हुआ है ग्रोथ के उसके अंदर, लेकिन एग्रीकल्चर से तो आपका टैक्स कलेक्ट होता ही नहीं है। और फिर अलीना इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि देखिए, अगर तो ये होता है ना इस हुकूमत का पहला बजट, पहला साल होता, तो हम कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, एक तो कोरोना भी है, बाकी भी सब कुछ, तो हम अगले साल जो है ये इस हुकूमत से हम एक बेहतर बजट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर इस तरह कुछ मिस भी हो गया। लेकिन ये पिछले 2 साल का डेटा अब हमारे पास मौजूद है। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि ये हुकूमत हमेशा इन्फ्लेटेड टारगेट्स देती है, उसके बाद जी मिनी बजट या रिवाइज कर देते हैं टारगेट, जो कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो टारगेट थे वो मिस हो जाते हैं। वो फिस्कल डेफिसिट हो, वो कोई भी चीज हो, आप ना टैक्स टारगेट अचीव होता है, ना आपसे जीडीपी होता है। कोरोना से 8 महीने, देखे कोरोना तो अभी आया ना, 2-3-4 महीने कर लें, जो 8 महीने उससे पहले थे कोरोना से, उसमें आपका टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, आप वो भी आप निकाल के देख लें, उसकी जितनी भी है फिगर्स हैं। फिर हफीज शेख साहब ने खुद कहा कि ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट्स हैं। तो अगर ये एम्बिशियस हैं और पीक आपकी होनी है कोरोना की अगस्त के अंदर, तो मुझे बताएं कि कौन से बिजनेसेस चलेंगे, कहाँ से आप जो हैं आप ये सारे के सारे जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव करेंगे। अगले साल इन्होंने कहा जी 4,900 अरब का टैक्स होगा। 4,900 अरब का टैक्स कैसे हो सकता है जब अगस्त के अंदर आपकी पीक आनी और आपके बिजनेसेस बंद पड़े और पता नहीं आपको किस तरह। और फिर देखिए एक चीज और है कि इन्होंने कहा कि मनफी 0.4 ही रहेंगे। असल में मसला ये है कि मैं आपको ये कह सकती हूँ, और ये मैं हमें IMF के भी अपनी प्रेडिक्शन दिया है कि मनफी 1 से 2 पर जाएंगे हम। तो मतलब कि आप मुझे बताएं कि मैं इस बजट को क्या रेटिंग दूं, जब हुकूमत को खुद पता है ये बजट जो है ये रियल बजट नहीं है और ये जो है हकाइक की अक्कासी नहीं करता, और ये एक इतना एम्बिशियस बजट है कि जो बस वैसे ही दे दिया गया उसके बजट की डेट थी। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है इसके अंदर जिस तरह की। तो क्या आप भी फिर यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि थोड़े महीनों बाद एक मिनी बजट आएगा, उसके अंदर रिवाइज की जाएंगे सारे के सारे टैक्सेस एंड पॉलिसीज एंड व्हाट नॉट? तो रिवाइज भी करने पड़ेंगे सारे टारगेट्स और मिनी बजट भी इनको देना होगा लीना, मतलब। और वो कोई खाली कोरोना की वजह से नहीं है, हर साल ही इस तरह की चीजें करते हैं। कब हुए इनके टारगेट्स अचीव, मुझे तो ये बता देना। लेजिट। अच्छा, जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो हमारा अगला सवाल कोरोना पे है। पंजाब में देखा जा रहा है, खुसूसन फैसलाबाद में, कि जो लोग SOPs नहीं फॉलो कर रहे उनको कुछ ज़रा अलग सी सज़ाएं दी जा रही हैं। ये क्या सज़ाएं हैं और हमारे एनालिस्ट इससे मुतल्लिक क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद जानिए।